आज की क्लास में मैं आपको पॉपुलेशन इंटरैक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ये टर्म सुन के ही बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपके लिए, क्योंकि हम इकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और दूसरा कोई भी एक्स वाई जेड ऑर्गेनिज्म है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक बर्ड को ले लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जब ये दोनों सेम इकोसिस्टम को एक साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसको शेयर करने के दौरान इनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर होगा। क्या मेरा बोलने का मतलब है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचते हैं, सपोज कीजिए कि एक यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म ए है। ए क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनिज्म ए है। और दूसरा क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनिज्म बी है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इस तरीके से रह रहे हो कि इसको भी ए से फायदा है और ए को भी बी से फायदा है, ठीक है। उसके बारे में म्यूचुअलिज्म सीखेंगे हम लोग। अभी तो मैं बस इसको आपको ट्रेलर की तरह बता रही हूँ, शॉर्ट में मैं डिटेलिंग करूंगी सबकी। ऐसा भी हो सकता है कि ये बी जो है ए को कंप्लीटली किल कर दे, मार के खा जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज प्रीडेशन। तो क्योंकि हमने यहाँ पे बी को बोला कि ये प्रीडेटर है, तो ये प्लस हो गया और ए क्या हो गया यहाँ पे? माइनस हो गया। दैट इज प्रीडेशन। ऐसा भी हो सकता है ए भी जिंदा है और बी भी क्या कर रहा है? उसके ऊपर सरवाइव कर रहा है। मतलब ये कैसा रिलेशनशिप हो गया? पैरासिटिज्म वाला हो गया। कैसा हो गया ये? पैरासिटिज्म वाला हो गया। तो पैरासिटिज्म के केस में क्या होगा? जो एक होस्ट है उसको नुकसान होगा और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट, उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। ये सब कुछ तो छोटी क्लासेस में आपने सुन रखा था कभी ना कभी, लेकिन एक नया आपको और यहाँ पे सुनने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म ए है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज जीरो, हम जीरो रिप्रेजेंटेशन देंगे इसको। और ऑर्गेनिज्म बी जो है, इसको फायदा हो रहा हो। इसको क्या हो रहा हो? फायदा हो रहा। ऐसा रिलेशनशिप आपने सुना नहीं है इसके पहले कभी। यहाँ हम लोग देखेंगे भी और समझेंगे भी। दैट इज कॉमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। एक और अनोखा इंटरेक्शन आता है यहाँ पे, वो क्या है? जिसको हम लोग एमेंसलिज्म बोलते हैं। एक तो जीरो ही रहेगा और दूसरा जो है यहाँ पे उसको नुकसान हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमेंसलिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्या मतलब है? मैंने आपको इतनी जल्दी जल्दी इसको क्यों बताया इंट्रोडक्शन में, उसका रीजन ये है ताकि आपको ये बात समझ आए कि जो ऑर्गेनिजम्स इस नेचर में सरवाइव कर रहे हैं, इस इकोसिस्टम के अंदर रह रहे हैं, तो चाहे ये डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें, जैसे मैंने यहाँ पे एक माइनस जीरो रिलेशनशिप भी लिखा है, दैट इज एमेंसलिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म को पता ही नहीं चल रहा कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो एमेंसलिज्म के एग्जांपल में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एक जायंट ट्री है बड़ा सा, ठीक है, और इसके नीचे जो भी छोटे छोटे पौधे हैं, तो इस जायंट ट्री को तो कुछ पता नहीं है, तो अपनी मस्ती से ग्रो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो सनलाइट है वो नहीं मिल पा रहा है इस छोटे पौधे को, तो इस बेचारे को नुकसान हो रहा है। इसके लिए क्या हो गया? माइनस। अब इस जायंट ट्री को क्या फर्क पड़ना है? जीरो। तो क्योंकि ये दोनों एक ही कुछ सिस्टम का पार्ट है, तो ऑब्वियस है, तभी मैंने यहाँ पे दो बातें बोली। डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। चाहे ये डायरेक्टली करे चाहे ये इनडायरेक्टली करे, एक दूसरे को या तो नुकसान पहुंचाएंगे, या एक को बेनिफिट होगा दूसरे को नुकसान होगा, या एक को कोई भी बेनिफिट नुकसान कुछ भी नहीं होगा और दूसरे को क्या होगा? वहां पे फायदा होगा। तो ये सारे इंटरेक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक है। और कुछ एग्जांपल्स हैं, जिन एग्जांपल्स को अगर याद रखा जाए तो एक और खासियत हो जाती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि फिर आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। एक लाइन का इंट्रोडक्शन लिख के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब ये टू डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सारे इंटरेक्शंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक मतलब होता है अलग अलग स्पीशीज। इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या होता है? डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक
interspecific interactions interspecific interactions arise from the interaction of populations of two different species of two different species। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं किस इंटरेक्शन के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या हो गया कि आप यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो खैर मैंने यहाँ लिख ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ इंटरेक्शन कर लेते हैं। नेम ऑफ इंटरेक्शन, क्या पढ़ाई करना चाहते हैं आप? नेम ऑफ इंटरेक्शन, देन स्पीशीज ए को क्या होगा और स्पीशीज बी को क्या होगा, मतलब किसको बेनिफिट हो रहा है और किसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है। स्पीशीज ए एंड देन स्पीशीज बी। एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे ये सिंबल वगैरह मैं नहीं लिख रही क्योंकि आपको पता है बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम प्लस लिखेंगे इसका मतलब उस स्पीशीज को क्या हो रहा है, यहाँ बेनिफिट हो रहा है। अगर माइनस लिखेंगे मतलब उसको हार्म हो रहा है। अगर जीरो लिखेंगे ना तो उसको बेनिफिट हो रहा है ना उसको हार्म हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं। तो म्यूचुअलिज्म के बारे में आपको पता है ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से बराबर बराबर बेनिफिट होता है। तो पहला क्या हो गया यहाँ पे, म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म। पहला क्या हो गया यहाँ पे, म्यूचुअलिज्म हो गया। ठीक है, जैसे कैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में है कि आपने अगर पैसे लगाए तो अगर बेनिफिट हो रहा है तो आपको भी बेनिफिट होगा, और अगर लॉस में चल रहा है तो आपको भी लॉस होगा, मतलब एक साथ इंटरेक्शन है उनका। ठीक है, वो तो खैर दूसरी चीज है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही थी। तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स आर इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बराबर बराबर बेनिफिट होता है, बिल्कुल इक्वल बेनिफिट होता है वहां पे। ठीक है, सबकी एग्जांपल्स भी डिटेल में मैं आपको बताती चलूंगी। अभी तो बस ये एक टेबल इंट्रोडक्शन की तरह है जिससे आपको पता चल जाए कि नहीं आपको कौन कौन सी चीजें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बराबर बराबर क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म जैसे अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं थोड़ा सा, 11th क्लास या 9th वाइन्थ भी अगर आप रिमाइंड करना चाहते हैं तो उसको भी जब आप रिमाइंड करेंगे तो आपको एक बात याद आएगी। कौन सी, कि म्यूचुअलिज्म आप पढ़ रहे थे एल्गी और फंजाई के बीच में। किसके बीच में आप पढ़ रहे थे, एल्गी और फंजाई के बीच में आप म्यूचुअलिज्म पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, जहाँ पे एल्गी और फंजाई दोनों को एक दूसरे से बराबर बराबर बेनिफिट हो रहा था, इक्वली दोनों बेनिफिटेड थे एक दूसरे से, दैट वाज म्यूचुअलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे कंपटीशन पे। किस पे, सेकेंड इज कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब है, मान लीजिए कि सेम फूड रिसोर्स है, यहाँ पे कोई क्या है, ये फूड रिसोर्स है। ठीक है, एक स्पीशीज ए है और दूसरी स्पीशीज बी है, दोनों लड़ रहे हैं इसके लिए, सेम फूड के लिए। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, दोनों को लॉस होगा, चोट दोनों को आएगी। भले किसी एक को मिले या कुछ टुकड़ा ये ले जाए कुछ ये ले जाए, लेकिन कंपटीशन हमेशा ही डेंजरस होता है ना।
तो कंपटीशन कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस माइनस इंटरैक्शन है, जहां दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। ये हो गया माइनस माइनस, दैट इज कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं प्रीडेशन के बारे में। अक्सर बच्चे प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में कंफ्यूज करते हैं। एक है आपका प्रीडेशन और इसी के साथ में लिख देती हूँ नीचे पैरासिटिज्म। सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों ही प्लस माइनस इंटरैक्शन है देन पैरासिटिज्म। इसका बेस्ट पार्ट क्या है दोनों टॉपिक का, कि अगर हम प्रीडेशन को भी देखते हैं तो प्रीडेशन क्या है, प्लस माइनस इंटरैक्शन है। प्रीडेशन क्या है, प्लस माइनस इंटरैक्शन। तो पैरासिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म भी प्लस माइनस इंटरैक्शन है। फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, प्रीडेशन में जो स्पीशीज ए है वो बी को कंप्लीटली किल करके खा जाएगा, उसको प्रीडेटर कहते हैं हम लोग, जो किल करके खाता है। और जो खाया जाता है उसको प्रे कहते हैं हम लोग, यानी कि एक शिकार बन गया, दूसरा शिकारी है, तो जो शिकारी है वो क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया। ठीक है, पैरासिटिज्म पे आते हैं। पैरासिटिज्म में ये प्लस वाले को हम लोग पैरासाइट कहते हैं और माइनस वाले को होस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर, जैसे स्कैरिस का एग्जांपल मैंने बताया था जब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ा रही थी, जहाँ पे आपने स्कैरियसिस सीखा था। वहां स्कैरिस क्या था, वहां स्कैरिस जो था वो पैरासाइट था और ह्यूमन बीइंग की बॉडी क्या थी, होस्ट। ठीक है, तो दोनों को प्लस माइनस बोलते हैं, लेकिन पैरासिटिज्म में एसोसिएशन होता है। प्रीडेशन में एक की स्टोरी कंप्लीटली ओवर हो जाती है, एक तो किल ही हो जाता है पूरा कंप्लीटली। तो पैरासिटिज्म और प्रीडेशन इस तरीके से एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट केस जो है आपके पास, दैट इज कमेंसलिज्म। दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक अनोखा केस है जहां पे एक स्पीशीज ने अपना बेनिफिट उठाया, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को पता भी नहीं चला कि किसी ऑर्गेनिज्म ने उसका फायदा उठा लिया। इसको हम लोग कमेंसलिज्म बोलते हैं, जिसकी वजह से उसको प्लस जीरो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इसके अंदर भी, देखेंगे हम लोग आगे जाके। कमेंसलिज्म की बात, नेक्स्ट है आपके पास एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म, जैसे मैंने ट्री वाला और ग्रास वाला एग्जाम्पल दिया आपको, दैट इज एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हुआ, लेकिन उसको जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, यहाँ मैंने एमेंसलिज्म लिखा है मैंने, ये थोड़ा इससे ढक गया है। तो एक जिसको नुकसान हुआ तो दूसरे को पता भी नहीं चला कि उसने किसी का नुकसान कर दिया, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको माइनस जीरो डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, माइनस जीरो लिख के इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, वन बाय वन सबको स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे म्यूचुअलिज्म लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, म्यूचुअलिज्म लिखा है। ठीक, तो म्यूचुअलिज्म का जो केस है ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और इसके बहुत सारे केसेस आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, मेंशन द नेम ऑफ दैट इंटरैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड while other organism is harmed। तो एक बेनिफिटेड और दूसरा हार्म्ड है, तो प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में किसी एक का ऑप्शन वहां पे लिखा होगा, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे प्लस माइनस है। या फिर अगर उसने आपको मेंशन कर दिया कि वहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म एसोसिएशन में है, जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को लॉस हो रहा है, तब आप किसको टिक करेंगे, पैरासिटिज्म को टिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें से फर्स्ट केस जो है म्यूचुअलिज्म, इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए, पहला है आपके पास जो आपको सीखना है आज की क्लास में, दैट इज म्यूचुअलिज्म। इसे टेबल के अकॉर्डिंग करते चलेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने म्यूचुअलिज्म लिखा है और इसके काफी एग्जांपल्स आपने 11th में भी देखे हैं, 9th में भी देखे हैं, तो कोई खास दिक्कत नहीं आती समझने में। आसान सा टॉपिक है म्यूचुअलिज्म।
चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग, दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो ये क्या है, इसमें बोथ ऑर्गेनिजम्स आर इक्वली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, इन म्यूचुअलिज्म, इन म्यूचुअलिज्म both associated organisms, both organisms are equally benefited from each other। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जांपल से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करती जा रही हूँ। ठीक है, ये ए जैसा दिख रहा है, ये ओ है। चलिए हो गया ये। जैसे अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आपको बताऊं, एग्जांपल्स पे चलते हैं सीधा, ज्यादा स्टोरी नहीं बनानी, जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही करेंगे हम लोग। चलिए एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास लाइकेन। फर्स्ट एग्जांपल इज लाइकेन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज लाइकेन। तो लाइकेन में आपको याद आ रहा होगा, आपने सीखा था, लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ green algae and fungi, algae and fungi। क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाने का काम कैसे करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि ये एल्गी जो है, सबको पता है कि ये फोटोसिंथेटिक है। एल्गी क्या है, फोटोसिंथेटिक है। ये एल्गी फोटोसिंथेटिक है, फोटो सिंथेटिक। कौन, एल्गी। एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। तो ये फोटोसिंथेटिक होने की वजह से फूड प्रिपेयर करके फंजाई को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ फंजाई क्या करेगा, फंजाई इस काम करता है। ठीक है, तो फंजाई क्या करेगा, इसको प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू, थोड़ा हैंग कर रहा है शायद, हाँ। चलो फंजाई इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसका ये मतलब है कि दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल बेनिफिट उठा रहे हैं एक दूसरे से। इसको भी बेनिफिट हो रहा है, प्लस का मतलब तो आपको पता है, पूरी दुनिया में कभी भी लॉस इसका मतलब तो हो ही नहीं सकता है, बेनिफिट ही हो रहा होगा, तभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस लिखा। ठीक है, दोनों के एक दूसरे से क्या हो रहा है, यहाँ पे बराबर बराबर बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास, ये पहला एग्जांपल हो गया, ओवर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है, तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंजाई को, और फंजाई इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, लाइकन्स आपने देखे होंगे, जगह जगह लगे होते हैं। देखिए एक इमेज निकालते हैं हम लोग, लाइकन। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आएगा हम लोगों के पास, दैट इज माइकोराइजा, है ना। पैचेस के फॉर्म में ऐसे लाइकन्स लगे होते हैं, काफी एग्जांपल हैं इसके। तो किसी को भी ले लीजिए, इसमें इसी को लेते हैं हम लोग। ये देखिए क्या है, ये पता भी नहीं चलता आपको, एल्गी के साथ यहाँ पे फंजाई का एसोसिएशन होता है, एल्गी के साथ फंजाई का, दैट इज
लाइकेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये लाइकेन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है इसका, पहला मैंने लाइकेन बताया आपको, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है इसमें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों के पास माइकोराइजा, दैट इज माइकोराइजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। माइकोराइजा, देखिए माइकोराइजा में एसोसिएशन जो है अब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या चेंज होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा क्या, तो कई बार होता है ना कि बच्चे दोनों में कंफ्यूज करते हैं, मतलब एक माइकोराइजा और एक लाइकेन है, तो दोनों में बच्चों को काफी कंफ्यूजन आती है। उसको हम लोग क्लियर करते हैं कैसे, तो देखिए पहले तो हम लोग इसका काम सीखते हैं कि करता क्या है। माइकोराइजा एसोसिएशन किसका है यहाँ पे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। याद आ गया होगा आपको, 11th में पढ़ा था आपने, हालांकि काफी डायग्राम्स हैं, इससे एक और इम्पोर्टेंट वर्क ये करता है, इस डायग्राम से क्लियर है, जो ओपन नहीं हो रहा है। देखिए हालांकि ये एक ऐसी फनी सा डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे दोनों हैंडशेक की तरह दिखा रहा है समझाने के लिए आपको। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, हायर प्लांट्स के साथ ही होगा ये, पहली बात। हायर प्लांट्स इसलिए क्योंकि उन्हीं का रूट इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड है, जो कि क्या कर सकता है, फंजाई को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है। और दूसरी बात, जहां तक हम लोग फंजाई के बारे में बात करते हैं, तो फंजाई क्या है, फंजाई को आदत है, ये जहां भी ग्रो करेगा ये दूसरे से ही नरिशमेंट फ्री फंड में लेना चाहता है, फंजाई की खासियत है ये, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि ये माइकोराइजा है क्या। ये आपको इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है माइकोराइजा, क्या है ये, माइकोराइजा। तो यहीं पे शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, माइकोराइजा, ठीक है। क्या है ये, व्हाट इज दिस, तो माइकोराइजा में एसोसिएशन है, एक तो होगा फंजाई, एक क्या होगा यहाँ पे, फंजाई, गारंटी है। और इस एसोसिएशन में जो दूसरा होगा, दैट इज रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म का साफ सीधा सा ये मतलब है कि फंजाई को इस ट्री से, जो हायर प्लांट यहाँ पे दिख रहा है आपको, इससे बेनिफिट है, और ये ट्री भी जो है ये फंजाई से भी अपना बेनिफिट निकाल रहा है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, फंजाई क्या हेल्प करेगा, है ना, आपके दिमाग में सबसे पहला जो है क्वेरी वो यही होगा, बच्चों के दिमाग में यही बात आती है, वो यही सोच रहे होते हैं कि फंजाई क्या हेल्प कर सकता है ना। तो जब उसकी बात आती है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जब हम लोग इसकी बात करते हैं, इस केस को जब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि जैसे आपको यहाँ पे ये प्लांट दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो प्लांट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक्चुअली ये जो यहाँ पे देखिए ये सब जो फंजाई है, इसके रूट्स में लिपटा पड़ा है ना, ये फंजाई है। तो इस एसोसिएशन को माइकोराइजा तो हमने बोल दिया, ठीक है।
ये करता क्या है, फंजाई जो है इस सॉइल से, जिस सॉइल में ये सर्वाइव कर रहा है, इस सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को खींच के इस प्लांट को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि फंजाई जो है हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये तो खैर सर्वे सर्वाइव, ये तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि प्लांट से फंजाई को क्या बेनिफिट है। तो फंजाई क्या बेनिफिट लेगा, उससे नरिशमेंट ले रहा है, फोटोसिंथेटिक तो है ये प्लांट, तो फ्री फंड में ये क्या करेगा, नरिशमेंट लेने का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो माइकोराइजा के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं ऐसे ही करके, जैसे नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा था, यहाँ भी उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन में ही कर देती हूँ। माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है, किस किस का एसोसिएशन है, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फंजाई, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दोनों का काम लिखना है इसलिए क्योंकि ये लिखा हुआ तो है ही है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब कौन क्या करेगा सो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फंजाई क्या करेगा, थोड़ा सा ये बच्चों को चौंकाने वाला लगता है, इसलिए पहले इसी का हम लोग देखते हैं, फंजाई करेगा क्या, करता क्या है। ठीक, तो इसमें लिख लीजिए द फंजाई, द फंजाई हेल्प द प्लांट, help the plant in the absorption of in the absorption of essential nutrients from the soil। एक और काम है जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं बता दूंगी आपको, आसान सा है। देखिए, और पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि हायर प्लांट क्या करेगा, सबको पता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्लांट फिर हैंग कर रही है, लिख लीजिए प्लांट प्रोवाइड्स हाई यील्डिंग या हाई एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट प्रोवाइड्स एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मतलब है, प्लांट शुगर बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज बनाएगा, ये जो फूड बनाता है ये फोटोसिंथेसिस में, और ग्लूकोज को पकड़ के वो अपने अंदर किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, उसको स्टार्च के फॉर्म में। तो उसी को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, आगे लिख लीजिए इसमें, प्लांट प्रोवाइड्स, प्लांट provides the fungi energy yielding, energy yielding carbohydrates। हो गया बस। एक और रोल है इसका, मैं बताती हूँ आपको, देखिए ये लिख लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेना होगा तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे देखिए, तो मैं आपको बता रही थी एक और वर्क है, क्या वर्क है सो देखिए, वो इस इमेज में शो नहीं किया जा रहा, मैं समझाती हूँ आपको। होता क्या है, यहाँ पे सपोज कीजिए कोई एक प्लांट है लगा हुआ, ठीक है, और इसके भी अपने रूट्स हैं यहाँ पे सॉइल के अंदर। तो इन दोनों प्लांट्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करने का काम भी कौन करता है, ये फंजाई करता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, इसको ऐसे कार्टून के फॉर्म में बना रखा है। तो यहाँ पे अगर एक प्लांट होता तो ये उसके एक के रूट से लेके न्यूट्रिएंट इमरजेंसी कंडीशन में दूसरे प्लांट को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये इंटरेस्टिंग वर्क है और किसका, फंजाई का। और फंजाई जितने ऊपर जमीन के ऊपर जितने ज्यादा दिखते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो सॉइल के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला हमने लाइकन देखा है, दूसरा हमने माइकोराइजा देखा है, एक आपके पास क्या है, एक है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। इसको भी माना जाता है कि ये भी क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो जितने भी एनिमल्स हैं इस पूरी दुनिया में वो किस पे सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स पे। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से एक सच्चाई ये भी है कि कल को जाके इस पूरे वर्ल्ड से अगर सारे एनिमल्स को गायब कर दिया जाए तो प्लांट्स भी गायब कर हो जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि पॉलिनेशन कराते हैं वो, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लीजिए, दैट इज प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। एनिमल रिलेशनशिप, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। इसमें क्या सीखा आपने या क्या जानते हैं आप बचपन से, इसमें ये जानते हैं आप कि ये रहा, मैंने यहाँ लिख दिया प्लांट्स और यहाँ मैंने लिख दिया एनिमल्स। जल्दी जल्दी करते चल रहे हैं, एक पेज पे एक भी करे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये रहा, एक एरो में इधर दे देती हूँ। एनिमल्स, प्लांट को अब एनिमल तो देगा नहीं फूड, इसको ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, करेगा क्या फिर ये। तो एनिमल्स प्लांट्स का पॉलिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, और पॉलिनेशन कितना जरूरी है पता है आपको। पॉलिनेशन ना हो तो प्लांट की एक प्रॉपर स्पीशीज ही गायब हो जाएगी, है ना। पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। और प्लांट्स एनिमल्स को क्या करते हैं, ये फूड प्रोवाइड करते हैं पूरे लिविंग सिस्टम को। ये क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक तरीके का म्यूचुअलिज्म है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अब एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था जिसको हमने सीखा था फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो प्लांट जो है एनिमल्स को कुछ रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड का मतलब किसी चीज के बदले में कुछ देना। प्लांट ने एनिमल को बोला भाई तुम मेरा पॉलिनेशन कराते हो, ये लो मेरे से नेक्टर ले लो, फूड ले लो, फ्रूट्स ले लो, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अगर प्लांट की कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जिसको जिसको कि पॉलिनेट कराने का काम कोई एक पर्टिकुलर बी कर रहा था, तो अगर प्लांट में इवोल्यूशन हो जाए तो एनिमल का क्या होगा, इसका भी इवोल्यूशन हो जाएगा। इसको हम लोग को इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, को इवोल्यूशन बोलते हैं। जब एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले प्लांट और एनिमल में से अगर एक भी क्या हो जाए, इवॉल्व हो जाए, तो दूसरे का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आगे लिख देती हूँ मैं। एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एक वैस्प है। एक क्या है, वैस्प है, जिसको एग लेइंग करने के लिए फिग ट्री की जरूरत होती है। तो अगला है एग्जाम्पल हमारे पास, इसका तो इमेज भी होगा, अगर है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। फिग ट्री एंड वैस्प, फिग ट्री एंड वैस्प, ये देखिए। देखिए समझिए इसको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया इमेज है, मार्वेलस इमेज है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इस फिग ट्री के अंदर बहुत सारे वैस्प बैठे हुए हैं, दिख रहा है ना आपको, है ना। बढ़िया इमेज है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें थोड़ा ब्लर है बट पता चल रहा होगा आपको कि ये जो फिग फ्रूट है ना, इसके अंदर बहुत सारी वैस्प है। होता क्या है, ये वैस्प जो है इसी के अंदर एग लेइंग करती है, ठीक है। और फिर जैसे ये मैच्योर हो जाती है, मैच्योर हो जाने के बाद ये क्या करेंगी, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल
relationship between fig tree and wasp, between fig tree and wasp। कितना बढ़िया इमेज दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, इससे शो हो रहा है आपको, बहुत अच्छे से बढ़िया इमेज है ये। तो कैसे बेनिफिट हो रहा है, तो आपने यहाँ पे सीखा कि ये बेनिफिट है कि जो फिग स्पीशीज है वो इसी सारे इंसेक्ट से पॉलिनेशन खुद का करा रहे थे। ये फिग ट्री की जो स्पीशीज है, बदले में इसने क्या किया, बोला भाई तुम मेरा पॉलिनेशन करा रहे हो, ये लो मैंने तुमको एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस दिया। ठीक है, तो कहानी क्या है इसकी, कहानी ये है, अगर हम दोनों का अपना अपना पहलू लिखें कि दोनों एक दूसरे को कैसे बराबर बराबर फायदा पहुंचाते हैं, तो फिग ट्री की अगर आप बात करते हैं, ये रहा, अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें लिख लीजिए फिग ट्री जो है, फिग फ्लावर is pollinated by wasp। बहुत जरूरी है, पॉलिनेशन नहीं होगा तो गायब हो जाएंगी, एक्सटिंक्शन हो जाएगा इनका। फिर wasp क्या करेगी, इसको क्या करना है, पॉलिनेटेड बाय wasp, यहाँ मैंने लिख तो दिया है ना, एक तो ये है, और wasp के बारे में लिख लीजिए, wasp laying eggs in a fig fruit। तो दोनों काम निकाल रहे हैं एक दूसरे से, दोनों क्या कर रहे हैं, अगर एक में कल को जाके इवोल्यूशन हो जाए तो दोनों में इवोल्यूशन हो जाएगा, इसको हम लोग को इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग 1-to-1 रिलेशनशिप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा याद रखना है, इसको हम लोग 1-to-1, मतलब ये जो फिग फ्लावर है, अगर इसका पॉलिनेशन ये वैस्प करा रहे हैं, तो अगर ये वैस्प को गायब कर देंगे तो कल को जाके फिग ट्री की स्पीशीज का नंबर कम हो जाएगा। तो इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं, नीचे ऐसे करके लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप। देखिए, कहानी मैं आपको सुना देती हूँ, इसके पीछे की जो स्टोरी है सो सुनिए। आपने अभी भी सीखा कि ये वैस्प जो है, इसको जो सेफ प्लेस एग लेइंग के लिए मिलता है वो कहाँ मिलता है, फिग फ्रूट के अंदर मिलता है। एग लेइंग को हम लोग ओवी पोजिशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ओवी पोजिशन, एग लेइंग को। ठीक, और जब ये डेवलप कर रहे होते हैं तो इस वैस्प का जो लार्वा होता है, तो वो बेचारा अपना फूड कहाँ से लेगा, तो डेवलपिंग सीड्स, इसके जो ये देखिए सीड जो डेवलप हो रहा है ना, इसी को खा खा के इसके लार्वा जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, ये म्यूचुअलिज्म था। म्यूचुअलिज्म के बारे में आपने यहाँ पे सीखा कि अगर आप म्यूचुअलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं तो म्यूचुअलिज्म में कैसे कैसे जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर बेनिफिट पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेक्शन जो है, जो मैंने आपको सिखाया है, मतलब जो टेबल में आपने किया है,
दैट इज कंपटीशन। नेक्स्ट आपने क्या सीखा है? कंपटीशन सीखा है, ठीक है। कंपटीशन टर्म सुनते के साथ डार्विन की याद आती है, जिन्होंने बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, कि अगर सेम रिसोर्सेज के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स लड़ना स्टार्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसमें से जो फिटेस्ट होगा वही नेचर में सर्वाइव करेगा, जो वीक होगा उसको नेचर के द्वारा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है हमारे पास, दैट इज कंपटीशन। अब ये जो देखिए कंपटीशन है, क्या है? कंपटीशन है, ठीक है। तो कंपटीशन को आपने सीखा कि ये माइनस माइनस इंटरेक्शन है, मतलब दोनों को एक दूसरे से क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। और कब होगा कंपटीशन? सिर्फ तभी हो सकता है जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो, ठीक है। तो लिख लीजिए कंपटीशन अकर्स, कंपटीशन occurs when closely related species, when closely related species, closely related species compete for, compete for the same resources, for the same resources, for the same resources that are limiting, that are limiting। और जो खत्म होने वाले हैं या फिर जिनका नंबर कम है, तो उन्हीं के प्रेजेंस में क्या होगा, या फिर वैसे ही कंडीशन में कंपटीशन होगा। कोई चीज बिल्कुल इनॉर्मस है, बहुत ज्यादा है, फिर क्यों होगा कंपटीशन? आराम से जो भी ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे क्या करेंगे, एक साथ इजिली सर्वाइव करेंगे विदाउट एनी कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत तरीके का होता है। अगर सेम रिसोर्स के लिए सेम स्पीशीज के बीच में हो तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। बहुत सारी फूड के लिए कंपटीशन होगा, कई बार स्पेस के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। तो कोई भी स्पीशीज का इंट्रिंसिक रेट किससे निकाला जाता है, कि कंपटीशन को करने के बाद उसने अपने फिटनेस को प्रूव किया, और फिटनेस को प्रूव करने के बाद अब वो इजिली वहां पे क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। कंपटीशन competition is best defined as, is best defined as a process, as a process in which, in which the fitness of one species, the fitness of one species measured in terms of its, जब भी आपने पॉपुलेशन के बारे में डेंसिटी इंक्रीजमेंट रेट पढ़ा है तो आप उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से।
the intrinsic rate. Intrinsic, the intrinsic rate of increase is significantly 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 lower in the presence of lower in the presence of in the presence of another species। यानी दूसरी स्पीशीज अगर उससे कंपटीशन करने वाली वहां पे अवेलेबल है तो उसका पहले वाले का बढ़ने का रेट क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। तो ये क्या है, किसका ड्रॉबैक है, ये कंपटीशन का ड्रॉबैक है। बहुत सारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में भी ये चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे कौन सी बोली जाती है कि जो सर डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन था उससे मिलता जुलता, इसलिए उससे मिलता जुलता मैं बोल रही हूँ। मैं मुझे ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली मैं बता रही हूँ कि जो गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो एक्चुअली क्या है, नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन का था वही है, उससे कुछ अलग नहीं है। एग्जाम में आपको अलग से पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन गॉजेस कॉम्पिटिटिव गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पहले मैं समझा देती हूँ ये है क्या। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखिए, गॉस साहब ने ऐसा बोला कि अगर हम यहाँ पे एक ये ऑर्गेनिज्म है और एक ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर दोनों के बीच में कंपटीशन होता है तो इन दोनों में से जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा और दूसरे को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो डार्विन क्या बोल रहे थे, डार्विन भी तो यही बोल रहे थे, है ना। बस यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम फिर दोनों में से टिक कैसे करेंगे कि ये गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है या डार्विन प्रिंसिपल है। तो मैंने वहां पे समझाया कि अगर अब वहां पे कंपटीशन वर्ड आपको लिखा हुआ दिखे तब आपको किसके नाम को टिक करना है, गॉज के नेम को आपको टिक करना है, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए, गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, पूरा हैंग कर रहा है ये, अगर मैं तब तक समझा देती हूँ, अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो एक साथ वो को एग्जिस्ट कभी कर ही नहीं सकते हैं। जो उसमें से कमजोर होगा, इंफीरियर होगा, उसको नेचर के द्वारा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि डार्विन ने भी तो सेम बोला था, इससे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं बोला था, सेम था, बिल्कुल एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी था। बस इन्होंने क्या किया, वहां पे कंपटीशन टर्म लगा दिया है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इससे आपको दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए, टू closely related to closely related species competing for competing for same resources can't coexist can't coexist एक साथ कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते indefinitely and and the
competitively inferior one will be eliminated. बस हो गया, will be eliminated eventually. बस हो गया, ये यही तो है। तो इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन और ये गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। तो हमेशा आपको ये याद रखना है, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कंपटीशन वर्ड जरूर होगा। कंपटीशन जैसे है ना यहाँ पे कि कॉम्पीटिंग, कॉम्पिटिटिवली जो इंफीरियर है वो वहां से गायब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपको हिंट करता है कि आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की पढ़ाई कर रहे हैं। एक और दूसरा मैकेनिज्म लिखूंगी नहीं, बस मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ देखिए एक वर्ड में लिख रही हूँ। एक होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग? रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब है कि झगड़े से, फाइटिंग से बचने के लिए वो करेंगे क्या, अगर उनके पास इतने एरिया में रिसोर्स अवेलेबल है तो वो डिवाइड कर लेते हैं। कहते हैं भाई इतना एरिया मेरा है और इतना एरिया तुम्हारा है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे फाइटिंग भी नहीं करेंगे, कंपटीशन भी नहीं करेंगे, और साथ के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वाइव भी करेंगे। तो एक वर्ड है यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग। अगर वो वाइजली वहां पे सर्वाइव करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पे आपस में वो रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं, जिससे वो इजीली वहां पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपटीशन था। ये मैंने आपको आज की क्लास में 2 कराया है, और म्यूचुअलिज्म थोड़ा टाइम लेता है और बाकी सारी चीजें आसान है। दैट इज प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। प्रीडेशन पैरासिटिज्म थोड़ा सा टाइम लेगा, और कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म में तो टाइम ही नहीं जाएगा, क्योंकि काफी यूनिक केस है, तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं इसके। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है।